वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 10 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है उत्पादन अंतराल रिपोर्ट के बारे में। अभी 2023 की उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी करी गई है, तो उसी के बारे में देखते हैं। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप और अन्य संस्थानों जैसे कि स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान इन्होंने मिलकर तैयार किया है। वैश्विक सहमति के तहत देशों ने इन देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड से 2 सेंटीग्रेड तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये रिपोर्ट देशों के जीवाश्म ईंधन उत्पादन के स्तर और वैश्विक जीवाश्म ईंधन के उत्पादन स्तरों के बीच अंतराल को ट्रैक करती है। उल्लेखनीय है कि जीवाश्म ईंधन का वैश्विक उत्पादन स्तर उपयुक्त लक्ष्य के अनुरूप निर्धारित किया गया है। कई देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए शून्य उत्सर्जन की प्रतिबद्धता प्रकट की है। ये प्रतिबद्धता UNFCCC के कोप 21 या पेरिस समझौते और कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था उसमें निर्धारित उपबंधों के अनुरूप है। उत्पादन अंतराल उत्सर्जन अंतराल से अलग होता है। उत्सर्जन अंतराल या राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के तहत तय किए गए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर और 2023 में स्वीकृत स्तर के बीच अंतर को व्यक्त करता है। इस रिपोर्ट में रिपोर्ट ये रेखांकित करती है कि प्रमुख देशों की योजनाओं और अनुमानों से 2030 तक वैश्विक कोयला उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही 2050 तक वैश्विक तेल और गैस उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। इन राष्ट्रों में ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल हैं। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? तो इसमें जीवाश्म ईंधन उत्पादन को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक कटौती लक्ष्य को इसमें अपनाना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में सिफारिश की गई है। और देशों द्वारा नीतिगत तरीके से जीवाश्म ईंधन उत्पादन को त्यागते हुए हरित ईंधन को अपनाने के मामले में उनकी अलग अलग जिम्मेदारियां और क्षमताओं को पहचानना आवश्यक है। यह बेहतर हरित ईंधनों को अपनाने की दिशा में बढ़ने की क्षमता वाली सरकारों को अधिक महत्वाकांक्षी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। साथ ही ऐसे देशों की मदद भी करनी चाहिए जिनकी हरित ईंधनों को अपनाने की दिशा में बढ़ने की क्षमता सीमित है। उत्पादन व उत्सर्जन अंतराल को कम करने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें हैं। तो इसमें ये वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मीथेन प्लेज पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स, मिशन इनोवेशन आदि ये पहले शुरू की गई हैं। भारत द्वारा कोप 26 में घोषित पंचामृत जो हमारे प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया था, इसमें पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ मिशन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना आदि इसमें शामिल है। पंचामृत लक्ष्य के तहत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेट जीरो उत्सर्जन का मतलब होता है कि हम जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना एनवायरनमेंट के लिए हम प्रोड्यूस भी करेंगे, तो इसको नेट जीरो उत्सर्जन इसको बोलते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के बारे में। तो आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्यता के लिए खोजे गए तथ्य हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी का प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 अपने कानूनी ढांचे के भीतर स्वीकारोक्ति के प्रवेश में संबंधित एक दिलचस्प और जटिल विशेषता पर प्रकाश डालती है। ये धारा 25 और 26 पुलिस प्राधिकरण द्वारा आत्म दोषारोपण और शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा स्थापित करते हैं। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना पुलिस हिरासत में किए गए बयानों को अदालत के समक्ष स्वीकार्य मानते हैं। धारा 27 उन स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने में सक्षम बनाकर एक अपवाद जोड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप तथ्यों की खोज की जाती है। धारा 27 में कहा गया है कि बशर्ते कि जब किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति से प्राप्त जो जानकारी होती है उसके परिणाम स्वरूप किसी तथ्य की खोज की गई हो, तो पुलिस अधिकारी की हिरासत में ऐसी बहुत सी जानकारी, चाहे वे स्वीकारोक्ति के बराबर हो या नहीं,
जैसा कि इस प्रकार के खोजे गए तथ्य में से स्पष्ट रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर समझें तो पुलिस हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कबूलनामा जिससे किसी भी तथ्य का खुलासा होता है, अदालत में स्वीकार्य माना जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्निहित मूल विचार बाद की घटना द्वारा पुष्टि का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित है कि पुलिस हिरासत में आरोपी के कहने पर दिए गए बयान के हर हिस्से की खोज के बाद घटनाओं की पुष्टि की जानी चाहिए ताकि इसे अदालत में स्वीकार्य बनाया जा सके। असर मोहम्मद बनाम यूपी राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि धारा 27 में उल्लिखित तथ्य की अवधारणा केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आवश्यक मनोवैज्ञानिक या मानसिक तथ्य भी शामिल हैं जो मामले में सीधे प्रासंगिक हो सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने जलवायु सेवा रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो इसके मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। संपूर्ण दुनिया यानी पूरे दुनिया में 25% से भी कम स्वास्थ्य मंत्रालय जलवायु संवेदनशीलता से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों की निगरानी के लिए जलवायु सूचना और सेवाओं का उपयोग करते हैं। यह लगभग सभी देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता के रूप में उजागर करता है और बेहतर निर्णय लेने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी की आवश्यकता की पहचान करता है। सभी चरम मौसमों में अत्यधिक गर्मी सबसे बड़ी मृत्यु का कारण बनती है। प्रभावित देशों में न केवल आधे में ही स्वास्थ्य निर्णय निर्माताओं की गर्मी चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन शमन से जीवन बचाया जा सकता है। सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमताओं में सुधार के लिए निवेश अपर्याप्त है। अब देख लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में मुख्य तथ्य। तो इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई थी, जिसकी स्थापना 1873 में हुई। WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। ये मौसम विज्ञान यानी मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भौतिक विज्ञान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। वर्तमान में इसमें 187 सदस्य हैं, ध्यान रखना 187 सदस्य हैं। इसकी शासन संरचना, तो इसका सर्वोच्च निकाय विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस है, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी बैठक सामान्य नीति निर्धारित करने और विनियमन अपनाने के लिए कम से कम 4 साल में होती है। इसमें 36 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की वार्षिक बैठक होती है और ये नीतियों को लागू करती है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये स्विट्जरलैंड में आता है, जिनेवा। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में। तो ये अभी कोयले की बढ़ती मांग के बीच सितंबर 2023 में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक 3.83 अंक बढ़कर 143.91 अंक पहुंच गया है। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में। तो ये नेशनल कोल इंडेक्स एक मूल्य सूचकांक है जो निश्चित आधार पर सापेक्ष किसी भी विशेष महीने में कोयले के मूल्य स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। यह मूल्य सूचकांक सभी बिक्री माध्यमों के कोयले की कीमतों को अधिसूचित कीमतें, नीलामी का आयात कीमतों को संयोजित करता है। इसे 4 जून 2020 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य एक ऐसा सूचकांक बनाना है जो वास्तव में बाजार मूल्य को प्रतिबंधित करेगा। इसका आधार वर्ष 2017-18 है। सूचकांक की अवधारणा और डिजाइन के साथ साथ प्रतिनिधि मूल्यों को भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत बाजार में कच्चे कोयले के सभी लेन देन को शामिल करता है ये, और इसमें विनियमित यानी बिजली, उर्वरक और गैर विनियमित क्षेत्रों में किए जाने वाले विभिन्न ग्रेड कोकिंग और गैर कोकिंग प्रकार के शामिल होते हैं। NCI में वृद्धि देश के आगामी त्योहारी मौसम और सर्दियों के कारण कोयले की बढ़ती मांग का संकेत देता है, जो कोयला उत्पादों को बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है स्थिर अरोरा आर्क के बारे में, स्टेबल अरोरा आर्क। तो आइए देखते हैं। ये एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना है जो एक मजबूत
G3 श्रेणी के भूचुंबकीय के दौरान देखी गई है। तो अब देखते हैं इसके बारे में। ये एक दुर्लभ वायुमंडलीय घटना है जो मजबूत G3 श्रेणी के भूचुंबकीय तूफानों में देखी गई है। अरोरा के विपरीत सार आर्क अलग तरह से निर्मित होते हैं, क्योंकि अरोरा तब होता है जब अंतरिक्ष में आवेशित कण वायुमंडल से टकराते हैं, जिसे वह तभी वो चमकने लगता है। ये पृथ्वी की वलय धारा प्रणाली के ऊपरी वायुमंडल की से लीक होने वाली जो ऊष्मा होती है उसका संकेत है। वलय धारा प्रणाली एक डोनट्स के आकार का परिपथ है जो हमारे ग्रह के चारों ओर लाखों एम्पीयर धारण करता है। हाल ही में भूचुंबकीय तूफान के दौरान वलय धारा प्रणाली घंटों तक तीव्र चुंबकीय गतिविधि से सक्रिय हो गया था, जिससे ऊर्जा सार आर्क में फैल गई थी। इस वैश्विक कार्यक्रम को दुनिया में कई हिस्सों में देखा गया था। अब देख लेते हैं अरोरा बनते कैसे हैं। तो ये अरोरा, इसका निर्माण तब होता है जब सूर्य अपने कोरोना को अवशोषित कणों को बाहर निकालता है, जिससे सौर पवन का निर्माण होता है। सौर पवन के पृथ्वी के आयन मंडल से टकराने पर अरोरा का निर्माण होता है। इस घटना को उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी रोशनी यानी अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी रोशनी यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अरोरा की गोलार्धीय विषमता आंशिक रूप से सूर्य चुंबकीय क्षेत्र के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण होता है। हमारा अगला आर्टिकल है कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम यानी LLAP। आइए देखते हैं। तो अभी न्याय विभाग के अंतर्गत दिशा योजना के तहत कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम यानी LLAP 14 कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 6 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचाता है। ये कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो ये न्याय विभाग यानी DOJ भारत सरकार 2012 से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा सहित उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में न्याय योजना तक पहुंच को लागू कर रहा है। इसका प्रमुख फोकस उन समुदायों पर कानूनी सशक्तिकरण, स्थानीय भाषा और बोलियों के में सरलीकृत सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का प्रसार और औपचारिक न्याय वितरण प्रणाली पर पंचायती राज पदाधिकारियों और ग्राम प्रधानों की क्षमता का विकास करना है। ये जो पिछड़े क्षेत्र हैं इनका लक्ष्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों को न्याय सेवाओं की तलाश और मांग करने के लिए सशक्त बनाना है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रमुख न्याय सेवा प्रदाताओं की संस्थागत क्षमताओं में सुधार करना भी है, ताकि वे गरीबों और वंचितों से प्रभावी ढंग से सेवा को प्रदान कर सकें। इसकी अवधि तो न्याय तक पहुंच पर नवीन संसाधनों को डिजाइन करना और न्याय तक समग्र पहुंच नामक एक योजना तैयार की है, जिसे 2021 से 26 की अवधि के दौरान लागू किया जाएगा। डिजाइनिंग इनोवेशन सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी इसका फुल फॉर्म, दिशा का फुल फॉर्म है। ये योजना तैयार की है। इसका लक्ष्य 2021 से 26 की अवधि दौरान ये पूरा लागू किया जाना इसका लक्ष्य है। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसके कानूनी साक्षरता, इसके ज्ञान उत्पादनों और नवीन सामग्री विचारों कार्यान्वयन में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, इस संस्थानों, स्कूल आदि में साझेदारी बनाकर कानूनी साक्षरता को मुख्यधारा में लाना, मौजूदा जमीनी स्तर अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों क्षमता निर्माण का उपयोग करना, भारत में कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता को मापने के संकेतकों का विकास करना और कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन एवं आंकलन करना आदि इसके उद्देश्य हैं। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी, गवर्नेंस, जोखिम नियंत्रण एवं आश्वासन पद्धतियां। इसके लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश 2023 को अधिसूचित किया है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश में बैंक विनियमन अधिनियम 1949 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी विनियमन अधिनियम 2005 आदि के तहत जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी गवर्नेंस में सुधार करना। ये दिशा निर्देश 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। मुख्य दिशा निर्देश क्या हैं? तो इसमें
किन विनियमन संस्थाओं पर लागू होंगे ये? तो ये बैंकों यानी NBFC, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां, नाबार्ड जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे। ये लोकल एरिया बैंकों और NBFC को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। विनियमित संस्थाओं के लिए मुख्य दिशा निर्देश क्या हैं? तो ये एक मजबूत IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित करना होगा और ये संस्थाओं की IT प्रणालियां और अवसंरचनाओं की संचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। ये साइबर सुरक्षा योजना बनाना, इसमें विनियमित संस्थाओं जिसमें जिन पर दिशा निर्देश लागू होंगे उनको सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति बनानी होगी। IT गवर्नेंस फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये क्रिटिकल अवसंरचनाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की क्रिटिकल अवसंरचनाएं हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बाधा व अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ये मैलवेयर जो दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, साइबर हमलों जैसे खतरों से निपटने के लिए ये मदद करेगा। निजता और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तो इसमें हाल ही में व्यक्तिगत जानकारियों के सार्वजनिक होने के कई मामले सामने आए हैं। इससे गवर्नेंस फ्रेमवर्क से निजता और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। हमारा अगला आर्टिकल है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसने अभी विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट जारी करी गई है इसके बारे में। तो आइए इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ये रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट आवेदन अभी किए गए हैं। इसमें 2022 में दुनिया भर में नवोन्मेषों यानी नए जो निवेश हुए हैं उसमें 3.46 मिलियन पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे। इसमें 2021 की तुलना में 22 में किए गए आवेदन 1.7% की वृद्धि को दर्शाते हैं। 2022 में सबसे ज़्यादा पेटेंट चीन में लागू हुए थे। नई प्रौद्योगिकियों बौद्धिक संपदा फाइलिंग यानी आवेदन दायर करना और महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही हैं। उदाहरण के लिए कंप्यूटरिंग सहित अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संबंधित IP फाइलिंग। विश्व स्तर पर दायर किए गए पेटेंट आवेदनों में लगभग 67.9% आवेदन एशिया में किए गए थे। हालांकि पेटेंट को 20 वर्षों के तक लागू रखा जा सकता है, लेकिन पेटेंट की औसत अवधि अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे हमारे देश में 20 वर्ष है, पेटेंट अगर कोई करवाता है तो उसका अवधि 20 वर्ष है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में 11.6 वर्ष, भारत में ये पूरे विश्व पे लागू होने वाला है मानक। भारत में 11.4 वर्ष, जर्मनी में 11 वर्ष और मेक्सिको में 11 वर्ष आदि है। भारत के मतलब बारे में विशिष्ट निष्कर्ष देखते हैं तो भारत में लगातार छठे वर्ष पेटेंट आवेदनों में वृद्धि देखी गई है। इसमें 2022 में आवेदनों की संख्या में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2005 के बाद से सबसे तीव्र वृद्धि इसमें देखी गई है। भारत में पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि के पीछे उत्तरदायी कारक क्या हो सकते हैं? तो इसमें ये पेटेंट के लिए आवेदन शुल्क की छूट दी जा रही है और ऑनलाइन पेटेंट आवेदनों पर 10% की छूट दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप, छोटी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए 80% की शुल्क रियायत दी गई है। स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण की सुविधा के लिए योजना संचालित की गई है। पेटेंट विश्लेषण और प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है। भारत सहयोग संधि का पक्षकार है और विश्व संपदा संगठन बौद्धिक संपदा से जुड़ी सेवाएं, नियमित सूचनाओं का सहयोग के लिए वैश्विक मंच भी है। यही सब कारण है जिससे भारत में पेटेंट की संख्या जो उसके पेटेंट को दर्ज करवाने की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारा अगला आर्टिकल है इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। तो अभी कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना 2013 में सूचित किया गया था इसको। और ये कोई भी भारतीय नागरिकों या भारत में पंजीकृत कंपनी को इलेक्टोरल ट्रस्ट को चंदा दे सकती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त योगदान का 95% हिस्सा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान करना होगा और 5% वो अपने आप रख लेंगे अपने जो मेंटेनेंस होता है ना उसका खर्चे के लिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट को हर साल भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है और इस रिपोर्ट के व्यक्तियों और कंपनियों के योगदान तथा इसके द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे का विवरण देना होता है। हालांकि चुनावी बॉन्ड के तहत जो दानकर्ता की अनामिता सुनिश्चित की जाती है। हमारा अगला आर्टिकल है नेशनल
कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में, यानी NCOL के बारे में। अभी हाल ही में NCOL का लोगो, वेबसाइट और ब्रोशर लॉन्च किया गया है। NCOL की स्थापना बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत की जनवरी 2023 में की गई थी। इसे प्राकृतिक कृषि वाले सभी किसानों को एक मंच प्रदान करना और उसके उत्पादों, मार्केटिंग की व्यवस्था करने के लिए स्थापित करना है। ये निम्नलिखित को भी सुगम बनाएगी। तो इसमें ये जैविक उत्पादों के उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करने में भी सहायक होगा। जैविक उत्पादनों के प्रति समर्पित बाजार सूचना प्रणाली का विकास, रखरखाव और सोसाइटी के कार्य क्षेत्रों में संपूर्ण भारत को ये कवर करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है इंडिया यूनाइटेड स्टेट डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के बारे में, यानी इंडेक्स एक्स के बारे में। तो अभी रक्षा मंत्रालय और अमेरिका रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस नई दिल्ली में पहली बार इंडेक्स एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया है। इंडेक्स एक्स एजुकेशनल सीरीज यानी गुरुकुल पहले भी लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स को अमेरिकी और भारत की रक्षा इकोसिस्टम की भागीदारी करने में मदद करना है। इंडेक्स एक्स इसे जून 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की सरकारों को व्यवसाय, शैक्षणिक संस्थानों के बीच सामरिक प्रौद्योगिकी साझेदारी एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का सहयोग और विस्तार करना है। हमारा अगला आर्टिकल है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के बारे में। तो अभी QS ये रैंकिंग में एशिया के 25 देशों और अलग अलग क्षेत्रों के 856 संस्थानों और उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर विद्यमान है। QS एशिया रैंकिंग में सर्वाधिक 148 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इस तरह भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसमें शीर्ष रैंकिंग वाला संस्थान IIT बॉम्बे है। एशिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में 7 विश्वविद्यालय भारत के हैं। इसमें 5 IITs, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु और दिल्ली के विश्वविद्यालय शामिल हैं। कॉकरेली साइमंड्स यानी QS वैश्विक उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए विशिष्ट डेटा विशेषज्ञता और समाधान प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2017 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत की ECBC के विकासशील देशों के एक उल्लेखनीय अपवाद को माना है। ECBC के बारे में देख लेते हैं। तो इसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की एजेंसी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जारी करता है और ये पूरे देश में बनने वाली नई कमर्शियल बिल्डिंग और नए ऊर्जा प्रदर्शन मानकों को निर्धारित करती है। ये किन पर लागू होती है? तो ये कुछ विभेदों के साथ सभी सरकारी और निजी भवनों पर लागू होती है। ये केवल निजी आवासों के तौर पर बनाई गई बिल्डिंग्स पर लागू नहीं होती है। ECBC भवनों में केवल ऊर्जा दक्षता से संबंधित मानदंडों को निर्धारित करती है। ये जल आपूर्ति और अन्य पहलुओं को ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के तहत विनियमित किया जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है सर्वबैक वैक्सीन के बारे में। तो अभी लेसेंट ऑन्कोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार सर्वबैक वैक्सीन मर्क की गार्डासिल वैक्सीन के बराबर प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न इसने की है। तो सर्वबैक वैक्सीन को ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में विकसित किया है। सर्वबैक वैक्सीन ये भारत की पहली स्वदेशी क्वाड्रीवेलेट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन है। इसे सर्वाइकल कैंसर और HPV से संबंधित अन्य प्रकार के कैंसर को रोकथाम के लिए इसको विकसित किया गया है। सर्वाइकल कैंसर की बड़ी वजह HPV है। गौरतलब है कि भारत की महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मामले पाए जाते हैं और सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है। विश्व में सर्वाइकल कैंसर का प्रत्येक 5वां मामला भारत में प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं हमारा एक प्लेसेस इन न्यूज में एक न्यूज देश था इथोपिया, ये चर्चा में है। तो अभी भारत और इथोपिया की संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र आदिस अबाबा यानी ये इथोपिया की राजधानी है, यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, तभी ये चर्चा में है देश। तो अब देख लेते हैं इसकी राजनीतिक सीमाएं किस किस देश से लगती हैं। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित एक स्थलरुद्ध देश है। तो स्थलरुद्ध देश वह होते हैं जिनकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती है।
तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब ये पार्ट माना जाता है। इसमें जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया, ये इथोपिया ये आते हैं, ये इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित अन्य देश में जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया जैसे कि ये होते 3 शामिल हैं। इसके पड़ोसी देश, तो इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में इरिट्रिया है और उत्तर पूर्व में जिबूती है और पूर्व में सोमालिया, इसके पूर्व में सोमालिया है और दक्षिण में केन्या है और पश्चिम में दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान और सूडान है। तो इसकी और यहाँ की उसकी भौगोलिक विशेषताओं में तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ ब्लू नील और आवास नदी हैं और प्रमुख झीलों में यहाँ पर टाना झील है और इसकी सबसे ऊंची चोटी रास दानेश है। तो हमारे आज के सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।